Welcome back to Solve by Swati. In the biochemistry lecture series, we are discussing, we already discussed metabolism, glycolysis, gluconeogenesis, pentose phosphate pathway, and various important pathways which are very important in terms of biochemistry and also in terms of competitive exams. So, they are very important. So now in this lecture we will discuss the enzyme, which is one of the most important topics in biology, and each and every exam the question has been asked from enzyme. So I think it is one of the favorite topic of every competitive exam. So we will study the enzymes and let's start. सो इस वीडियो में हम जस्ट एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंजाइम होते क्या हैं और एंजाइम का नेचर क्या होता है, किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं और सेल में वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं सेल में वो एज अ बाय कैटलिस्ट काम करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में भी हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी रिएक्शन को प्रोसीड कराने में कैटलिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं। वैसे ही बायोलॉजी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग सिस्टम्स में जो एंजाइम्स है वो बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, रिएक्शन की जो रेट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस रिएक्शंस को ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी करते हैं। जो भी रिएक्शन चलती है उसकी वेलोसिटी को ये इंक्रीज करते हैं, मतलब रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं। ये जो है एंजाइम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड कर रहे होंगे। अब एंजाइम जो है ज़्यादातर तो वो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए एंजाइम्स जो प्रोटीनेशियस होते हैं। लेकिन कुछ आरएनए हैं वो भी बायोकैटालिस्ट की तरह सेल में काम करते हैं। तो मोस्टली तो एंजाइम प्रोटीन ही होंगे, कुछ केस में वो आरएनए हो सकते हैं। एंजाइम जो है वो जब भी रिएक्शन चलती है, मान लो यहाँ पर हम देखें कि कोई सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ए तो यहाँ पर सबस्ट्रेट हो गया, वो ये कन्वर्ट हो रहा है बी में जो कि प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन की जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है इन दोनों के बीच में, एंजाइम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम सिर्फ इस जो इक्विलिब्रियम है उसकी स्टेट में यहाँ भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है। एंजाइम जो है वो आपसे अपने सबस्ट्रेट के लिए, मान लो अगर मैं यहाँ पे एक एंजाइम बनाऊँ, तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट से बाइंड होगा। ये प्रोटीन जब भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेगा और जब इस सबस्ट्रेट से बाइंड होना पड़ेगा, तो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम जो है वो एंजाइम यहाँ पर सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, और वो किसी सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगे तो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को स्पेसिफिकली बाइंड होते हैं। एंजाइम जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। कैसे कैटेलाइज करते हैं, वो उस केमिकल रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो हम इसे डिटेल में थोड़ा देखेंगे कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर कैसे करते हैं। तो हमने जस्ट अभी एंजाइम की डेफिनेशन देखी कि एंजाइम्स ऐसे बायोकैटलिस्ट प्रोटीन होते हैं जो कि सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर हम बेसिकली इसे देख रहे हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है कि जैसे केमिकल मॉलिक्यूल है, तो वो एक केमिकल मॉलिक्यूल का दूसरे में कन्वर्जन हो रहा है, और लिविंग सिस्टम में ये जो कन्वर्जन है केमिकल रिएक्शंस का, ये यहाँ पर एंजाइम के द्वारा किया जाता है। क्योंकि लिविंग सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी को कंजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसे कंजर्व करने के लिए एंजाइम क्या करते हैं, उस रिएक्शन में यूज़ होने वाली जो एनर्जी है वो उसमें कम से कम यूज़ हो, इसलिए एंजाइम की रोल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। तो जैसे कि अभी हमने बात करी, एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो एंजाइम जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, और उन प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर में उन प्रोटीन्स के अंदर कुछ ऐसी एक्टिव साइट होती हैं जहाँ पर सबस्ट्रेट जाकर बाइंड होता है। तो एंजाइम के अंदर ऐसा नहीं है कि उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के अंदर कहीं भी सबस्ट्रेट जाके बाइंड होगा और वो उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। उसमें स्पेसिफिकली एक ऐसी एक्टिव साइट होती है जहाँ पर कैटालिटिकली एक्टिव साइट होती है, जहाँ पर सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है और वो देन फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो एंजाइम है वो यहाँ पर 3 कैटेगरीज में होते हैं कि वो सिंपल एंजाइम है, वो किसी के साथ कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है, या उनका केमिकल नेचर क्या है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं, जो कि ओनली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, मतलब जो कि सिर्फ अमाइनो एसिड्स के बने होंगे, उनके साथ कोई और किसी भी तरीके का मॉलिक्यूल साथ नहीं होगा। सिर्फ सिंपल एंजाइम वो प्रोटीन
ही सिंपल एंजाइम की तरह काम करेंगे। दूसरे यहाँ पर होंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एंजाइम किन एंजाइम को कहा जाएगा? ऐसे प्रोटीन, एक बायोकैटालिस्ट प्रोटीन जिनके अंदर यहाँ पर प्रोटीनियस पार्ट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो जो कंप्लीट प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट है, उन दोनों को मिला के यहाँ पे होलो एंजाइम कहा जाएगा। और जो ओनली प्रोटीन पार्ट है, उसे यहाँ पर एपो एंजाइम कहा जाएगा। अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट में यहाँ पर, नॉन प्रोटीन पार्ट के अंदर यहाँ पर मेटल, नॉन प्रोटीन पार्ट में यहाँ पर मेटल आयंस हो सकते हैं, जिसमें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम के साथ एज अ नॉन प्रोटीन पार्ट काम करते हैं। ये जो नॉन मेटल आयन है, ये यहाँ पर मेटल के साथ ज़्यादा टाइटली बाइंड नहीं रहते, टाइटली बाउंड रहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट में अदर कंपोनेंट हो सकता है कोएंजाइम्स का। तो कोएंजाइम्स के केस में यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, कोफैक्टर्स हो सकते हैं, और वाइटामिन यहाँ पर कोएंजाइम्स की तरह काम कर सकते हैं, जो कि एंजाइम के साथ बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं। और लूजली बाउंड होने की वजह से ये एंजाइम को जल्दी रिलीज भी कर सकते हैं और उनके साथ बाइंड, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शंस को जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्जन का बात आता है, तो यहाँ पर एंजाइम जो है वो बायोकैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, राइट। और थर्ड कैटेगरी यहाँ पे आती है केमिकली आरएनए, जिसकी हमने बात करी थी कि जो बायोकैटालिस्ट है सेल के अंदर, वो प्रोटीन के अलावा आरएनए भी हो सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल जो कि सेल में बायोकैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, उन्हें राइबोजाइम कहा जाएगा, राइट। तो राइबोजाइम ऐसे एंजाइम, आरएनए एंजाइम्स होंगे जो कि सेल में बायोकैटालिस्ट रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये पूरा टॉपिक यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हो जाता है। तो हमें यहाँ पर बेसिक आइडिया मिला है कि प्रोटीन जो है, एंजाइम जो है वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। वो सिंपल एंजाइम्स हो सकते हैं, कंजुगेटेड एंजाइम हो सकते हैं। कंजुगेटेड एंजाइम में उनके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है, आइदर वो मेटल आयन हो सकते हैं, वो कोएंजाइम यहाँ पर विटामिन हो सकते हैं, और अदर को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, जो कि एंजाइम के साथ बाउंड होकर ओवरऑल एंजाइम के फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो ओवरऑल अगर हम देखें, तो एंजाइम को यहाँ पर 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एंजाइम की जो है जितने भी लिविंग सिस्टम एंजाइम काम करते हैं, तो वो किसी न किसी टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे होंगे। अब वो रिएक्शंस किस टाइप की हैं, वो उस रिएक्शंस में किस तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस बेसिस पे एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है बायोलॉजी के अंदर। वो किस तरह के रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे हैं, इस हिसाब से एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट क्लास जो होती है वो होती है ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम की। ऐसे एंजाइम जो कि नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसे एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। तो ये जो एंजाइम की कैटेगरी हो गई, इसे EC1 के नाम से भी जाना जाता है, एंजाइम क्लास 1, जो कि होगा ऑक्सीडर रिडक्टेज। यहाँ पे ये एंजाइम क्या करते हैं, ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं जहाँ पर एक सबस्ट्रेट का तो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और दूसरों का रिडक्शन हो रहा होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, वो यहाँ पे क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है, वो यहाँ पर अपना किसी और से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और दूसरे सबस्ट्रेट का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा होगा। तो ऐसी रिएक्शंस को कैटलाइज करने वाले एंजाइम ऑक्सीडोरिडक्टेज की कैटेगरी में आएंगे। दूसरे यहाँ पे क्लास हो गई ट्रांसफरेसेस एंजाइम की, जिसे कि EC2 एंजाइम क्लास 2 के नाम से भी जाना जाता है। ये एंजाइम ऐसे केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं जहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंट होंगे, वो यहाँ पे ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो ये एंजाइम क्या करता है, मान लो ए जो है वो बी के साथ जुड़ा हुआ है, उसी यहाँ पर कोई अदर कंपोनेंट है, तो यहाँ पर ये ट्रांसफर कर देगा, ए को सी के साथ कर देगा और बी को यहाँ पर फ्री कर देगा, या फिर ए को अलग कर देगा, बी को साथ, मतलब ये यहाँ पर ट्रांसफर का काम कर रहा है, राइट। हाइड्रोलिसिस यहाँ पर थर्ड कैटेगरी होती है एंजाइम क्लास की, जिसे कि EC3 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि कोई सबस्ट्रेट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वाटर के प्रेजेंस में, यहाँ पर वाटर के प्रेजेंस में ये इस सबस्ट्रेट को क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। तो यहाँ पे देखो, वाटर मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में एंजाइम के साथ में ही पार्टिसिपेट करता है, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के साथ इस रिएक्शन को, इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया गया है। तो थर्ड कैटेगरी में हाइड्रोलिसिस आते हैं, राइट। तो ये 3 कैटेगरी हमें अभी तक समझ में आई होगी। चौथी कैटेगरी अगर हम यहाँ बात करें, तो लाइसिस यहाँ पर EC4 कैटेगरी के क्लासेस के एंजाइम होते हैं, जहाँ पर सबस्ट्रेट जो कि केमिकली
बाउंडेड है, मान लो ए जो बी है वो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड से ए और बी दोनों जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हैलाइड, जैसे हैलाइड में यहाँ पर अगर हम बात करें तो हैलाइड में यहाँ पर जैसे हम एच एफ हो सकता है, एच सी एल, डिपेंड ऑन द कि किस तरह की केमिकल रिएक्शन है और क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हैलाइड्स के प्रेजेंस में एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है लेकिन यहाँ पे वाटर का कोई भी यूज नहीं हो रहा है, राइट। वाटर को विदाउट यूज किए एंजाइम जब हाइड्रोलिसिस करता है, एंजाइम जब ब्रेक डाउन करता है तो उसे यहाँ पर लाइसिस की कैटेगरी में क्लास में रखा जाता है। आइसोमरेसिस यहाँ पे फिफ्थ टाइप की क्लास होती है जिसे EC5 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आइसोमरेज क्या करते हैं, आइसोमरेज जो होते हैं वो यहाँ पर आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास तो सेम होता है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डिफेरी करता है। तो ए और बी जो है वो जब इनका आइसोमराइजेशन होगा तो इनका जो है वो यहाँ पे कन्फिग्रेशन जो होगा वो डिफर कर जाएगा, राइट। कन्फिग्रेशन और जो यहाँ पर 3D स्पेस में जो इनका अरेंजमेंट है, यहाँ पर 3D अरेंजमेंट जो है वो इनका चेंज हो जाएगा, बाकी इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम आइसोमरेसिस कहलाते हैं। जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी बात करी थी, वहाँ पे आइसोमरेसिस एंजाइम देखे गए थे। उसके बाद बहुत सारी रिएक्शंस में ये आइसोमरेसिस अपना रोल प्ले करते हैं। लाइसिस यहाँ पे 6 क्लास आती है जैसे कि EC6 क्लासेस भी कहा जाता है। ये एंजाइम क्या करते हैं, डिफरेंट सबस्ट्रेट को इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, यहाँ पे है ये एडिनिन जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड की प्रेजेंस में यहाँ पर इस रिएक्शन को कैटेलाइज किया जाता है। ये सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं। मान लो यहाँ पे ए एंड बी दो सबस्ट्रेट हैं तो एटीपी की प्रेजेंस में इन दो सबस्ट्रेट को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, सिंथेसिस कर दिया जाएगा। तो जो सिंथेटिक रिएक्शंस होती है वो यहाँ पे लाइगेसिस परफॉर्म करते हैं। जैसे डीएनए में हम लाइगेसिस को स्टडी करते हैं कि जहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल में जो डीएनए है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पर हमें बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इन दोनों ब्रांचेस के बीच में लाइगेस क्या करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो लाइगेस इस चीज का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देखा गया है। अब एंजाइम की हमने ऑल 6 क्लासेस डिस्कस करी कि किन टोटल 6 क्लासेस होती है एंजाइम की, और जितने भी बायोलॉजी में एंजाइम्स होते हैं वो इन्हीं 6 क्लासेस के अंडर आते हैं। वो इन्हीं टाइप की 6 रिएक्शंस को कैटेलाइज कर रहे होते हैं ओवरऑल। अब यहाँ पर हम देखें कि अगर मान लो लिविंग सिस्टम में एंजाइम नहीं है तो एंजाइम की एब्सेंस में किस तरह का जो अगर फ्री एनर्जी और रिएक्शन की यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो किस तरीके का आता है। तो अगर एंजाइम नहीं है तो यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए किसी न किसी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी, राइट। तो ये सबस्ट्रेट है तो यहाँ पर इसकी फ्री एनर्जी जब इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ये, तो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर एंजाइम नहीं है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी मिनिमम एनर्जी होती है जो कि सबस्ट्रेट को चाहिए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट को मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि वो सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर एंजाइम जब नहीं है तब सबस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब जाके वो यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर एंजाइम हो जाए, किसी केमिकल रिएक्शंस को एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, कोई सबस्ट्रेट जब एंजाइम यहाँ पर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया तो इस केस में अब इस सबस्ट्रेट को जितनी एनर्जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पहले एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई, राइट। हम देख पा रहे हैं ग्राफ से यहाँ पर ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पर डिक्रीज हो गई। तो एंजाइम ने ओवरऑल क्या किया, इस बायोकेमिकल रिएक्शंस में अपनी प्रेजेंस की वजह से इस रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अब सबस्ट्रेट को उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो एंजाइम ने क्या करा, ओवरऑल यहाँ पर प्रोडक्ट को बनाने में एनर्जी कम कर दी। एनर्जी का जो बैरियर था वो बैरियर कम कर दिया और इजीली यहाँ पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे प्रोडक्ट तो बना लेकिन एंजाइम एज इट इज यहाँ पर सेपरेट हो जाता है। तो एंजाइम का यहाँ पर रिएक्शन के अंदर कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, राइट। एंजाइम यहाँ पर रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, वो पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन को कैटेलाइज करता है और अलग हो जाता है, राइट। तो ये यहाँ पर हम इस रिएक्शंस को देख पा रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी में एंजाइम का क्या रोल है। ये बिल्कुल बेसिक से, अभी हम एडवांस तो पहुंचे नहीं है, जस्ट हम एक बेसिक आइडिया एंजाइम के बारे में समझ रहे हैं, राइट।
तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अभी तक हमने यहाँ पर एंजाइम को देखा, फिर क्लासेस ऑफ एंजाइम देखी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी में किस तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है, राइट। अब यहाँ पे जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, अब वो बायोकेमिकल रिएक्शंस लिविंग सिस्टम में वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो भी कैटाबॉलिज्म हम पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे कितने सारे एंजाइम माइक्रोब्स के अंदर भी काम करते हैं, हायर प्लांट एनिमल सब के अंदर काम करते हैं। इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो बहुत सारे बायोकेमिकल कन्वर्जन में एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंडस्ट्री में जो भी फर्मेंटेशन रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एंजाइम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। और पूरे ही ओवरऑल अगर हम लिविंग सिस्टम को देखें तो लिविंग सिस्टम में एंजाइम एक ऐसी फोर्स है जो कि लिविंग सिस्टम में लगातार काम करके हर रिएक्शंस को यहाँ पर एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पर फास्टेस्ट एंजाइम हम देखिए तो कार्बनिक एनहाइड्रेस जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये इसका क्या रोल है कि ये CO2 के साथ, CO2 और वाटर के साथ रिएक्शन कराता है और यहाँ पे कार्बोनेट बनाता है। और ये जो है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज में कार्बनिक एनहाइड्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये कितने ही 1 सेकेंड में ये कितने ही मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन को परफॉर्म कर देता है। तो इसकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा होती है, रिएक्शंस में ये काम करता है। कैटलिस्ट यहाँ पे एक ऐसा एंजाइम है जिसे कि 1 सेकेंड में H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है। तो 1 सेकेंड में ये 40 मिलियन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सकता है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो एंजाइम है कैटलेज, ये कैटलेज यहाँ पर पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम में यहाँ पर ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कैटालिसिस का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है H2O2 को, पेरोक्सीडेज को ब्रेक डाउन करता है। क्योंकि पेरोक्सीडेज सेल के अंदर टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसे H2O और वाटर गैस वगैरह में इसे ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लेस टॉक्सिक बनाया जाता है। तो एक सेकेंड में यहाँ पर ये 40 मिलियन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकता है। मतलब इतना फास्ट और इतना एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो देख सकते हैं कि एंजाइम अगर लिविंग सिस्टम में ना हो तो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस कैसे चलेगी, कितना उसे टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम भी तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि लिविंग सिस्टम को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसी वजह से एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये हर रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, तो ग्लाइकोलाइसिस में 10 डिफरेंट एंजाइम के बारे में पढ़ा, 10 स्टेप 10 रिएक्शंस, ग्लूकोनेजेंस में हमने पढ़ा। ऐसे ही हर रिएक्शंस में लिविंग सिस्टम में एंजाइम काम कर रहे हैं, वो इतने एफिशिएंट है, इतना वो काइनेटिकली उस रिएक्शन को कैटेलाइज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस लेक्चर में हमने एंजाइम के बारे में डिस्कस किया। होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और मैं आशा करती हूँ कि अभी जो सोल बाय स्वाति पर हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो समझ में आ रहे होंगे। और आप कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक के लिए आपको लेक्चर्स रिक्वायर्ड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।